एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे की बहू से बेइंतहा प्यार करता था। इतना प्यार कि उसे अपनी बेटियों की, अपने बेटों की, सभी की बातों से कहीं ज़्यादा अपनी बहू की बातें अच्छी लगती थी। इसीलिए वो सब की बातों को दरकिनार करता था और अपने बेटे की बहू से बेइंतहा प्यार करता था। बात कर रहा हूँ 16 अक्टूबर 2022 की। रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बुजुर्ग ससुर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद सीधा ही वो आंगन की तरफ जाता है और देखता है कि बहू के कमरे की लाइट जली हुई थी। उस लाइट की तरफ जाता है और दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो लड़की के पास पहुंचता है, यानी खिड़की के पास पहुंचता है, और खिड़की के पास एक दराज थी। उस दराज से जैसे ही झांकने की कोशिश कर रहा था तो सामने उसकी बेटे की बहू ने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था, ना कोई साड़ी था, ना कोई कपड़े थे, ना कोई अंडरगारमेंट्स था, और वो उजाले में बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ससुर अपनी ही बहू को चुपके से देख रहा था। बहू को कुछ आहट होती है कि शायद उसको कोई बाहर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। तुरंत ही वो घर की जो लाइटें थी उसको बंद करती है, और बंद करने के बाद जैसे ही खिड़की खोल कर देखती है तो सामने उसका ससुर खड़ा हुआ है। अपने ससुर को इस रूप में देखने के बाद बहू पानी पानी हो जाती है। कहती है कि पापा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बस यहीं पर इसी उम्मीद में एक ऐसा सच छुपा हुआ था, इस सच की किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जब ये सच बाहर आता है तो उस समय ये सच जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाता है। लोगों का अपने ही रिश्तों पर विश्वास करने का जो जी नहीं चाहता था। इस घटना ने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास न करने पर भी मजबूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज, और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक शहर है भरतपुर, और इसी शहर का एक थाना लगता है चिकसाना। दरअसल चिकसाना थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है। बात कर रहा हूँ 29 मई 2022 की। शाम लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास घर की एक बहू होती है, बेहद खूबसूरत। बहू खाना बना रही थी। खाना बनाते समय एक मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। जैसे ही मैसेज पहुंचता है, सामने भागेंद्र उर्फ भोला होता है। सामने उसका दोस्त बैठा हुआ था, दीपक। दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। दीपक कहता है, क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? तब भोला कहता है, भैया मुस्कुराने वाली बात है, घर से मैसेज आया है और मैसेज में कुछ ये लिखा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो कहता है कि क्या बात है, अगर बुलाया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। बोला, दिमाग खराब है? दिल्ली से भरतपुर की दूरी लगभग 222 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक पहुँचने में वैसे ही रात हो जाएगी, शाम के 6:30 बजे के आसपास तो बजे हैं। तब ये दीप उसे हिम्मत बंधाता है। कहता है, मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं रुकता और चला जाता। बस उस मैसेज का जवाब देना था। जवाब में पहुंच गया कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूं। बस इतना कहना था कि इधर रीमा पूरी तैयारी में जुट जाती है। घर की बहू होती है, वो तैयारी में जुट जाती है। रात के लगभग 11 बज चुके थे, और 11 बजे जब घर के एक एक सदस्य सो रहे थे तभी दरवाज़ा खुलता है। एक आहट होती है। उस आहट के साथ दरवाज़ा खोलकर रीमा बाहर जाती है और उस भागेंद्र उर्फ भोला को घर के अंदर लेकर आती है। जैसे घर के अंदर लेकर आती है, घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर में 2 चारपाई होती है। उस चारपाई पर 2 बच्चे हैं, 6 साल का बेटा और दूसरी 4 साल की बेटी कृतिका और कार्तिक। दोनों सो रहे थे। उसका पति पवन कुमार सोया हुआ था। अचानक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शायद उसने अपने पति को बुलाया था। वो पति नहीं होता, बल्कि उसका प्रेमी होता है। प्रेमी घर के अंदर है। एक चारपाई पर बच्चे सो रहे हैं, दूसरी चारपाई पर पति सो रहा है। बीच में कुछ कपड़े बिछाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। वक्त का पहिया भी ठीक वैसे ही बढ़ने लगता है, और घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है। बाइक पर दीप खड़ा हुआ है। इंतजार कर रहा था कि कब उसका दोस्त अब अंदर से बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा, तुरंत ही उसके पति पवन कुमार की आंखें खुल जाती हैं। पवन अपनी आंखों से देखता है कि उसके पड़ोसी एक लड़का है, भागेंद्र उर्फ भोला, उसकी पत्नी रीमा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत तरीके से संबंध बना रहे थे। तभी वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें टोकने की कोशिश करता है। पत्नी उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी वो गुस्से में उठता है, और उठने के बाद अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से लताड़ता है, डांटता है, फटकारता है। कहता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे ही वो यहाँ से निकलकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, इधर पैर पकड़कर वो अपने पति की रिक्वेस्ट कर रही थी, खुशामंद कर रही थी। उधर भागेंद्र उर्फ भोला ने उसके पति के पवन कुमार को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसके मुंह को बंद कर लेता है।
बस मुंह को बंद करना था, तभी बातचीत में जब उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ निकलने लगती है तो वो अपने हाथ से उसका गला दबाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, और कब उसका गला दबने लगता है उसको पता ही नहीं चला। इधर उसकी पत्नी पैर में पड़ी हुई थी और जैसे उसको पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही थी, तुरंत ही वो गिर जाता है। गिरते ही उसका सर ज़मीन में लगता है और उसके बहुत ज़्यादा उसको चोट लग जाती है, खून निकलने लगते हैं और दोनों मिलकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे। तब तक वो मर चुका था। अब करें तो क्या करें, घर में हालांकि सब सोए हुए थे, किसी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं कि इस घर के अंदर कत्ल हो चुका है। बाहर दीप खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा था। तभी धीरे से आवाज़ बाहर तक जाती है कि दीप जल्दी से अंदर आओ, और अंदर आने के बाद उस व्यक्ति को, पवन कुमार को, एक कपड़े में लपेटा जाता है। उसकी लाश को उसकी पत्नी से कहा जाता है कि तुम यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की हालत संभाल लेना, हम इसको लेकर जाते हैं। बाइक पर बिठाकर उसे पूरी तरीके से पैक करके सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। महज 500 मीटर की दूरी पर ही एक नहर होती है और कपड़े से बांधकर, बोरी से पूरा लपेटकर, लगभग 15 से 20 किलो का एक बड़ा सा पत्थर उस बोरी के साथ जो है इसके अंदर पानी में, नहर में छोड़ देते हैं। और वो जैसे ही नहर में डालते हैं, लाश सीधा डूब जाती है। अब लाश डूबने के बाद, इससे पहले कि मैं इस कहानी पर जाऊं कि इस घटना को खुलासा इसका कैसे होगा, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं जब इनकी शादी होती है। जब शादी होती है तब ये लड़का 30 साल का था, जिसका नाम पवन कुमार होता है, जो कि भरतपुर के इस नौगांव का रहने वाला है, और कानपुर की रहने वाली रीमा, ये तब उस टाइम 16 वर्ष की थी। 3 जून 2015 को पूरी रीति रिवाज के हिसाब से, दोनों परिवार के सहमत के हिसाब से शादी हो जाती है। लेकिन 14 साल का अंतर था दोनों पति और पत्नी में। शादी होती है, ये अपनी पत्नी को जब लेकर आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम कार्तिक रखते हैं। कुछ दिन के बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये कृतिका रखते हैं। दोनों परिवार में इतना खुश थे। ये 2 सगी बहनें भी होती हैं, माता पिता होते हैं। तो एक दिन पवन कुमार अपने पति से कहता है, पवन कुमार यानी कि अपने पिता से कहता है, पापा अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं अपनी पत्नी को दिल्ली में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहीं इसे रखना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं खाने की, ये साथ रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा देने की जो है दिल्ली में कोशिश करूँगा। पिताजी उसके हाँ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा, तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके पिता हरप्रसाद शर्मा इस बात की परमिशन दे देते हैं और ये पवन कुमार अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच में घर आने जाने की शुरुआत होती है भागेंद्र उर्फ भोला की। वो इसी गांव का रहने वाला है, नौगांव का, जहां का ये पवन कुमार रहता है। और पवन कुमार और भागेंद्र उर्फ भोला जब ये कभी कभी आपस में बैठते थे, एक दूसरे के साथ शराब पीते थे, एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करते थे, तभी इस रीमा को ये लड़का भागेंद्र उर्फ भोला अच्छा लगने लगता है। इसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। तीनों बैठकर एक साथ खूब सारी बातें किया करते थे। पवन अब काम करने के लिए जब बाहर जाता था तो वो मौका देखते ही बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी, साथ ही भोला को अपने पास बुला लिया करती थी। दोनों की शुरुआत दोस्ती से होती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे जब मौका मिलता था। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में 2020-2021 ऐसा आता है जिसने कितने लोगों की ज़िंदगी में तूफान ला करके खड़ा कर दिया था, यानी कि कोरोना काल शुरू हो जाता है। बड़े संख्या में लोगों के काम बंद हो जाते हैं और पवन कुमार को भी लगता है कि शायद यहाँ रहूँगा तो सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। अपने पिता से बात करते हैं, पापा काम पूरी तरह से ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं अपनी पत्नी रीमा को लेकर वापस आना चाहता हूँ। पिताजी हर प्रसाद शर्मा कहते हैं कि बेटा परेशान क्यों होते हो, तुम यहाँ गाँव में रहो और गाँव में रहकर जो भी काम कर सकते हो काम करना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। बस अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव आता है और यहीं पर कुछ ना कुछ अपने काम की तलाश में जुट जाता है। इसी बीच में रीमा को कभी कभी लगता था कि शायद उसको भागेंद्र उर्फ भोला की बहुत सख्त ज़रूरत है, उससे बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि पति और पत्नी की उम्र में 14 साल का जो अंतर था वो उनकी शारीरिक संबंधों में साफ झलकता था। वो कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था, कहीं ना कहीं उसको वो खुश नहीं कर पाता था, इसीलिए उसका मन पति में कम और भोला में ज़्यादा लगता था। अब जब भी उसका मन करता था, जब भी भोला गांव अपने घूमने आया करता था, तब वो दोनों प्लानिंग किया करते थे कि प्लानिंग कुछ इस तरह से होती थी इनकी कि जब तुम आओगे घर में तो मैं परिवार वालों को दूध में या खाने की चीज़ों में कुछ ऐसी दवाइयाँ दूंगी, ऐसी नशीली चीज़ दूंगी जिसे खाने के बाद पूरा परिवार आराम कर सके। घर के अंदर 2 बहनें होती हैं, यानी कि उसकी ननद होती है, पति और ससुर होता है और सास होती है। सबके खाने में कुछ ऐसी चीज़ दिया करती थी जिससे कि भागेंद्र उर्फ भोला घर में आ सके,
दोनों रात बिरात 2 घंटे 3 घंटे एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, रुकते थे और चला जाया करता था। ऐसे ही लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था। रीमा अपनी ज़िंदगी में खुश थी, भागेंद्र भी अपनी ज़िंदगी में खुश था और कभी भी उसे पवन कुमार को शक ही नहीं होता कि उसकी पत्नी के उसी के गांव के लड़के से अवैध संबंध है, जबकि वो लड़का गांव में कम और दिल्ली में ज़्यादा रहता था। ये जब भी उसका मन करता था उसको फ़ोन करके मैसेज करके बुला लिया करती थी और वो यहाँ पर आ जाया करता था। ठीक 29 मई 2022 की रात को भी उसने इसी तरह से बुलाया था, लेकिन वो कभी नहीं जानते थे कि आज उसके पति की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसकी हत्या करके वो नहर में डाल देंगे। वक्त आगे गुजरता है, अगला दिन यानी कि ये जो गायब हो जाता है वो 29 मई को होता है और तभी 29 मई को गायब होने के बाद अगले ही दिन जो है थाने में तहरीर दी जाती है। तहरीर देने के बाद उसका पिता कहता है कि साहब मेरे बेटे का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि रात को ठीक ठाक मेरे पास सोए हुए थे, जब मेरी आँख खुली सुबह के 4 बजे के आसपास तो घर में वो थे ही नहीं। मैं करूँ तो क्या करूँ। अब क्योंकि ससुर अपने बेटे की बहू पर अपने बेटे से कहीं ज़्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसका बेटा शराब पीता था, कई ऐसे काम भी थे जो शायद उसके पिता को पसंद नहीं थे, लेकिन बहू के काम ऐसे थे जो उसे बहुत ज़्यादा, अपनी बेटी से भी ज़्यादा उसकी इज्जत किया करता था, उसे माना करता था। इधर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है और हर तरीके से पवन कुमार की पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पवन का कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसको लेकर पूरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, ऐसा कौन व्यक्ति था, पुलिस वाले सब के सब परेशान होते हैं। लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं लगता तो धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है चिकसाना पुलिस को। जब ससुर हरप्रसाद शर्मा से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहू से बातचीत करनी है, तो वो कहते हैं कि मैं सब पर यकीन खो सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटे की बहू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं खो सकता। वो मेरी बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर है, मेरी बेटी पर मुझे बिल्कुल भरोसा है। वो पवन कुमार के साथ कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। शादी को इतने साल हो गए लेकिन मैंने कभी इन दोनों को आपस में झगड़ते नहीं देखा, लड़ते भी नहीं देखा। ससुर अपनी बहू पर इतना भरोसा करता था कि पुलिस वाले जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो वो उसका ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाया करता था। और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जब भी मौका मिलता था, अब रीमा को अपने इस आदमी को यानी कि भोला को बिल्कुल ऐसे ही बुलाया करती थी। कुछ दिन के लिए उसने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन जब 2-3-4 महीने गुजर जाते हैं तब वो उससे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हें देखने की बहुत तलब लग रही है, तलब हो रही है। ठीक वैसे ही मैसेज जैसे पहले मैसेज किया गया था और भागेंद्र उर्फ भोला उसके बताए हुए तारीख यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को आ जाता है। और रात के जैसे ही 1 बजे थे, उसका पिता हर प्रसाद शर्मा सो नहीं पा रहा था। अपने बेटे की याद में अपने बेटे को लेकर परेशान था कि आखिर उसका बेटा कहाँ चला गया, किस हाल में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो समझ नहीं पा रहा था। आँख खुलती है, वो आंगन में टहल रहा था। टहलते टहलते देखता है कि बेटे की बहू के कमरे की लाइट जल रही थी और वहाँ से कुछ अजीब तरह की आवाज़ भी आ रही थी। तभी वो दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, तभी वो खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। सामने देखता है भागेंद्र उर्फ भोला और साथ ही उसके बेटे की जो बहू होती है वो आपत्तिजनक स्थिति में थे। उन्हें गुस्सा आता है उसके ससुर को और वो इस बात का ऐतराज़ करता है, विरोध करता है। जब विरोध करने की कोशिश कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि इन दोनों के आपस में अवैध संबंध बने हुए हैं। उस दिन की बात तो आई गई हो जाती है। अब बहू अपने तरीके से ससुर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं कि सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो एक न एक दिन जो है सामने आ ही जाता है। ठीक वैसे ही क्राइम को कितने भी सादे तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम भी कभी छुपता नहीं है। और इसी बीच में जो भागेंद्र उर्फ भोला होता है वो जोश में आकर धमकी देता है हरप्रसाद शर्मा को। कहता है कि जैसा अंजाम तेरे बेटे के साथ किया है ठीक तेरे साथ भी वही किया जाएगा अगर तूने कुछ बोलने की कोशिश की। पुलिस का सहारा लिया जाता है, बहू वापस अपने मायके में भेज दी जाती है कानपुर, और परिवार के लोग उसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि घर में कई जगह ऐसे कपड़े मिलते हैं जहां खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी इन्हें शक होता है, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद भागेंद्र उर्फ भोला और रीमा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पुलिस के सामने रखते हैं और जब ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग परेशान थे कि जिस बहू को बेटी से भी बढ़कर माना गया उस बहू ने अपने ही पति को धोखा दिया, अपने ही ससुर को धोखा दिया, अपने उन 2 बच्चों को धोखा दिया, कार्तिक और कृतिका, जो अभी छोटे हैं, 6 साल का 4 साल की होती हैं। उनकी ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी? बाप का प्यार तो हमेशा के लिए ख़त्म ही हो चुका है।
माँ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और एक और ज़िंदगी जो काफ़ी दिन से उसके साथ थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है भोला की। अब शायद 2 लोगों की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। 2 बच्चों का भविष्य कैसा होगा आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिना माँ बाप के बच्चे कैसे पलते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।